चलिए एक बार बताइए, कल के क्लास में हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने जितना पढ़ा था, क्या बता सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं या कुछ हम लोगों के पास अभिलेख हैं? क्या आपको आइडिया है कि हम लोगों का अर्थशास्त्र एक किताब है जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं? क्या आप बता पाएंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो उसमें कितने पुस्तकें हैं? 15 को भी हम लोग देखते हैं कि अंतिम का 2 मिसलेनियस के लिए है और शुरू का 5 इंटरनल प्रशासन के लिए है और बीच का 8 किसके ऊपर है? अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के लिए। क्या आप ये बता पाएंगे कि इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका में ज्यादातर हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के ऊपर यानी चंद्रगुप्त के सभा का जिक्र है, पाटलिपुत्र का जिक्र है, लेकिन पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों को उसमें नॉलेज नहीं है। ये जो बुक हम लोगों के पास है इंडिका, वो बुक कंप्लीट 100% इंडिका के फॉर्मेट में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अलग अलग राइटर्स के 2-4 पेज ऐसे करके वहां से इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट किए हैं। लेकिन समस्या यह है कि अर्थशास्त्र हम लोगों के लिए यूजफुल है, लेकिन उसमें कहीं से भी मौर्य साम्राज्य का कोई जिक्र नहीं है, मौर्य शासन का कोई जिक्र नहीं है। ठीक वैसे ही हम लोगों को इंडिका के अंदर पूरी बुक उपलब्ध नहीं है। हम लोगों को अगली इंफॉर्मेशन मिलती है अशोक का अभिलेख, लेकिन उस अभिलेख के अंदर भी देखेंगे तो हम लोगों को धर्म की ज्यादा चर्चा है, प्रशासन का या साम्राज्य के बारे में ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि मौर्य वंश में 3 शासक के बारे में चूंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा है हमारे पास और वो तीनों काफी फेमस हुए, महान हुए, शक्तिशाली हुए। अच्छा, ये बता पाएंगे कि जो अशोक के अभिलेख थे वो कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी। और अशोक ने अभिलेखों में अपने आप को किस नाम से या किस रूप में प्रदर्शित किया है? प्रियानंदर्शी, देवानंद प्रिय और प्रियदर्शी। देवानंद प्रिय का मतलब क्या है? जो देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी का मतलब क्या है? जिसका चेहरा, हाँ मतलब ठीक है, दर्शन योगी हो। फिर हम लोगों को ये है कि अभिलेख को निर्गत करने की जो बेसिक परंपरा पहले से चली आ रही होगी, लेकिन इसका डेवलपमेंट रेगुलर किसने कराया या इसको डेवलप मतलब रेगुलर किसने अभिलेख बनवाना शुरू किया या छपवाना शुरू किया? अशोक ने इसको शुरू किया। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि जो चंद्रगुप्त थे उनका शासन काल कहां से शुरू होता है? हमने कहा है कि अशोक के अभिलेख बेसिकली हम लोगों के धर्म का चर्चा है ना, यहां से हम लोगों को पढ़ना था कि मौर्य साम्राज्य जो है वह कौन से वंश को खत्म करके या हटा के अपने आप को बनाए। हम लोगों ने ये देखा कि चंद्रगुप्त के इतिहास के ऊपर कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, निम्न जाति के थे, इसके ऊपर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे। तो यही बात हम लोगों पे लिखी गई है कि इसके जो 3 शासक हुए जिसमें हम लोगों का चंद्रगुप्त का नाम आता है, तो चंद्रगुप्त का शासन कहां से लेके कहां तक है? तो ऐसा लोग मानते हैं कि जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण किया था उस समय भी अपना इनका शासन चल रहा था पंजाब वाले क्षेत्र में, लेकिन इसको लोग 324 से 297 बीसी में मानता है। ठीक वैसे ही इसके बाद बिंदुसार का नाम आता है 297 से लेके 273। फिर अशोक का नाम आता है 268 या 272 से लेके 232। 72 से क्यों? चूंकि 4 साल इनको लग जाता है अपने आप को बनाने में, स्थापित करने में। यह भी क्वेश्चन आता है कि अशोक के कितने साल शासन करने के बाद कलिंग पे युद्ध शुरू होता है? ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें इसके अंदर लिखी गई है। ये हम लोगों को अपने मौर्य के ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखा गया है कि दीघ निकाय, महावंश और दिव्यावदान जैसे 3 बौद्ध ग्रंथों के अंदर ये मौर्य ने बौद्ध ग्रंथों में मौर्य को मौर्य वंश के क्षत्रिय के रूप में कहा गया है, यानी उसको फेमस दिखाया गया। चूंकि हम लोगों का पहले क्षत्रिय का शासन यूजफुल शासन माना जाता था, दूसरे को नहीं प्रमोट करते थे लोग, तो क्षत्रिय माना गया है। जो पेपली वंश गोरखपुर हम लोगों का जो हाल का है, गोरखपुर वाले इलाके में, वहां से राज्य करते थे। दूसरी ओर परिशिष्ट वर्मन के अनुसार चंद्रगुप्त की माता
मयूर पोषक के किसी गांव के मुखिया की पुत्री थी। फिर हम लोगों का है कि मुद्रा राक्षस के अनुसार क्या है, तो मुद्रा राक्षस के अनुसार हम लोगों का चंद्रगुप्त समाज के निचली जाति से बिलोंग करते थे। फिर एक और किताब है, क्षेमेंद्र तथा सोमदेव जैसे पूर्व मध्यकालीन लेखक जो है, उन्होंने मौर्य को नंदसूत यानी कि नंद का वैधानिक पुत्र माना है कि नंद के एक सम्राट हुए सर्वाध सिद्धि, नाम लिखा होगा कहीं, सर्वाध सिद्धि, उनके पुत्र के रूप में मौर्य का जिक्र होता है। ये अलग अलग जगह पे दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त के बारे में कौन सी किताब के अंदर या कौन से लेखक की क्या ओपिनियन रही। अब इसमें से हमारे एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा ना, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई दिग् निकाय के अनुसार चंद्रगुप्त को क्या माना गया है, क्षत्रिय माना गया है। फिर ये मान सकता है कि सोमदेव या क्षेमेंद्र जैसे लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को किसका पुत्र मानते हैं, तो हम लोगों का ये आता है ना। एक इसी के ऊपर विष्णु पुराण के ऊपर टीकाकार लिखी गई है, इसके आधार पर चंद्रगुप्त नंद के शासक सर्वाध सिद्धि, ये दोनों एक ही टाइप का मैटर हो गया। ये भी आता है कि चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था, मूरा, मूरा इसी से मूरा से ही मौर्य निकला हुआ है। तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हम लोगों के जो दिमाग में रखने का है, बट बहुत ज्यादा रखने का नहीं है, इससे उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं। अब यहाँ पे ये आता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। एक परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने तक्षशिला के चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त नाम के किसी ब्राह्मण की मदद से नंद सम्राट को अपनी गद्दी से हटाया। ठीक है, तो ये इसमें हेल्प आ जाएगा कि चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त की सहायता किस ब्राह्मण ने की थी, तो चाणक्य ने, कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने, ऐसे करके हम लोगों का आ जाएगा। फिर अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें दर्ज है। जैसे ये लिखा है कि यूनानी सोर्स जो है हमारे पास, उसमें वास्तव में चंद्रगुप्त और सिकंदर, ये वास्तव है चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच एक मुलाकात की हुई थी। यानी जो यूनानी सोर्स है वो हमको बताते हैं कि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। एक्चुअली ये कहानी भी है कि जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आता है विश्व विजेता बनने के लिए, तो उसकी सैनिक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हो जाते हैं। और चूंकि चाणक्य का ये कहना होता है कि ये लोग भारत में आएंगे, आक्रमण करेंगे, भारत पे राज करेंगे, बाहरी लोग हैं, ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि चंद्रगुप्त की सहायता कुछ लोगों ने की थी, यहाँ पे भी सिकंदर की भी सहायता कुछ लोगों ने की थी या उसकी सत्ता स्वीकार कर ली थी, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, सैनिक में शामिल हो गए। और चाणक्य एक नो डाउट अच्छे महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तो रहे ही रहे होंगे। अब उन्होंने क्या किया कि चूहे से एक रोग फैलती है, प्लेग, और उन्होंने वैसे चूहे को ढूंढा, खोजा जिसमें ये रोग डेवलप किया हुआ है, और उस चूहे को लेके चंद्रगुप्त को दे दिए कि ले जाओ यूनानी सोर्स जहां से खाना बनाते हैं, जिस अन्न भंडार से, उस अन्न भंडार में इसको छोड़ देना। तो सारे अन्न को परेशान करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, थोड़ा बहुत अपने अपने जो बीमारी है वो छोड़ भी देगा, और उसको फिर खाएगा लोग, तो वहां का सैनिक खुद ही मर जाएगा, खुद ही भागना चाहेगा। चंद्रगुप्त तो वैसा ही काम करते हैं, लेकिन वो जो है समय चुनते हैं नवरात्रि का, कि इस समय जो है हिंदू सैनिक अपने फास्टिंग में रहते हैं, वो लोग खाना नहीं खाएगा, और वो लोग तो फास्टिंग करेगा नहीं नवरात्रि में। तो ये 9 दिन का पूरा माहौल चलता है, और उसी बीच में बहुत सारे सैनिक खाना खा के बीमार होते हैं। धीरे धीरे खोजबीन चलती है कि यार अचानक ऐसा क्या हुआ कि खाने की वजह से लोग बीमार हो गए। तो फिर धीरे धीरे मैटर सामने आने लगता है, तो वहां से चंद्रगुप्त भाग जाते हैं, और वही भागने के क्रम में उनकी मुलाकात सिकंदर से होती है। तो ये छोटी सी कहानी थी मुलाकात के ऊपर यूनानी सोर्स के अंदर। तो इन स्रोतों में हम लोगों का लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध का भी चर्चा हुआ है, जो 301 ईस्वी के आसपास हुआ है, और ये युद्ध खत्म होता है एक संधि के ऊपर। संधि में वही आता है कि सेल्यूकस निकेटर 500 हाथी लेते हैं और अपने कुछ राज्य को वापस चंद्रगुप्त को दे देते हैं। हम लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के विषय में एक मात्र अभिलेखीय साक्ष्य जो है हमारे पास रुद्र रामन की है। फिर अशोक के ऊपर आता है,
कि अशोक के मतलब सत्तारूढ़ होने पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में कर्नाटक तक हो चुका है। जिस समय अशोक अपने शासन को संभालते हैं वहां तक में मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर्नाटक तक हो चुका है। क्योंकि कर्नाटक में तो खुद चंद्रगुप्त ही वहां पे जाके अपना समाधि लेते हैं। तो हाँ, उसमें जैन एक साधु रहते हैं भद्रबाहु नाम के, तो उनसे उनकी मुलाकात भी होती है। और इसी क्रम में ये क्वेश्चन भी है कि साम्राज्य के सबसे ज्यादा युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद अपने शासन काल में ही लड़ ली है और बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया है। बिंदुसार और अशोक तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आए ना। उन्होंने जीतने के बजाय लोगों के अंदर डर पैदा किया और डर के बाद फिर उन लोगों को दिखाया कि भैया धर्म के साथ रहो आप। इवन धर्म में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब उनके धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों ने कहा कि सारे पुत्र और पुत्रियां को, मतलब पुत्र पुत्री को, संतान को अपने माता पिता के एक एक बात को माननी है। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि मैं अशोक हूँ। एक एक बात अक्षर से। फिर उन्होंने कहा कि घर में बहू को अपने सास और ससुर की बात को अक्षर से फॉलो करनी है। हमारे यहाँ जो जंगल है, जंगल में जो वनवासी रह रहे हैं उनके विरुद्ध भी उन्होंने चेतावनी दी है कि आप ये ना भूले कि अशोक युद्ध करना छोड़ दिया है। अगर आप ऐसी कोई भी काम करते हैं जिसमें ऐसा फील हो कि इसमें पनिशमेंट जरूरी है, दंड जरूरी है, तो निश्चित तौर पे मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद अपने जो हम लोगों का जहां पे सीमा खत्म हो रहा है उस सीमा के साइड में भी एक उन्होंने शिलालेख डाला और उस पे लिखा कि जो लोग मेरे सीमा क्षेत्र में नहीं आते हैं वो ये ना सोचे कि उनकी सारे भूल माफ किए जाएंगे, उनके वही भूल माफ किए जाएंगे जो भूल माफ करने लायक। अब इन सब बातों से हम लोगों का क्वेश्चन उठता है कि वो तो धार्मिक आदमी ठहरे, 9 साल में बोले कि हम युद्ध त्याग देते हैं, हम कलिंग युद्ध का भाई समर्थन नहीं करते हैं, हो तो गया, लेकिन उसके जो परिणाम हुए उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं और हम एक धर्म का स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी धर्म का स्थापना करना चाहते हैं, इसके बावजूद ये सब डायलॉगबाजी चली है ना। तो बाकी दूर दूर देश में भी, जो अफ्रीकन कंट्री में भी अपना भेज दिया लेटर कि भाई आप लोग भी, हम धर्म को स्वीकार किए, आप लोग भी धर्म को स्वीकार करो। ठीक वैसे ही जैसे महात्मा गांधी ने हिटलर को लिख दिया। महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं बहुत ही सोच समझ के अहिंसा जैसे मार्ग को चुना, जबकि मेरे पास हिंसा के मार्ग भी उपलब्ध थे, और आपने हिंसा को ही अपना अधिकार मतलब हथियार बनाया है, जो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा तर्क संगत और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है। आपको कभी न कभी किसी न किसी के सामने झुकना पड़ेगा, लेकिन अहिंसा में कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि आप हमेशा झुके ही रहते हैं। मतलब सॉरी, ये मेरा लाइन ऐसे ऐड कर दिया। तो मतलब उन्होंने कहा कि अहिंसा यूजफुल है, क्योंकि अहिंसा में क्या है कि आप हिंसा कर ही नहीं रहे हैं तो सामने वाला कुछ करेगा ही नहीं, करेगा भी तो भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी चलती रहेगी। तो ऐसे उन लोगों के बीच चलिए। लेकिन अशोक ने थोड़ा सा ज्यादा ही डराया है। डराने के पीछे भी कहानियां हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने पहले खाने वाले जगह पे पहले डेली 10,000 अलग अलग जानवर को मरवाते थे। उसके बाद अचानक बोलते हैं कि जानवर को मारना ठीक नहीं है, हम जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे और उस हॉस्पिटल में जानवर लोग का इलाज चलेगा। और आज के बाद कोई भी, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवादी परंपरा में बलि की प्रथा थी, और ब्राह्मणवादी परंपरा के इस विरोध में उन्होंने बलि को रोक दिया। और चूंकि जो राजा कहेगा, मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई है, जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। बोलेगा पैसा बंद हो गया, बंद हो गया, हुआ ना भाई। आज रात के 8 बजे के बाद जो है 500 का नोट नहीं चलेगा, कल आगे बोलेगा 2000 का नोट नहीं चलेगा, बंद हो गया। कल से आगे बोलेंगे कि देखो भाई साहब पेट्रोल वाली गाड़ियां बंद कर लो, साइकिल से आओ। अब साइकिल लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रधानमंत्री का आदेश है, नियम है वो। तो जो सपोर्ट करेगा, अब गंगा जी में एक दिन नहा लिए, हम लोगों को लगा कि भाई प्रधानमंत्री नहा रहा है, हम लोग कहीं पीछे रहेंगे, हम लोग भी निकल लिए, ट्रेन फुल हो गई, पैदल निकल गए। बिहार के तो कुछ ऐसे लोग रहे, ऐसे सोन नदी में घुस गए। सोन नदी और गंगा है क्या?
कौन नहीं पार किया? पेपर में तो दिया था। तो वो लोग बोला कि ऐसे गंगा जी में उल्टे चल दिया, उधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लोग सीधे ऊपर ही चलने लगा नाव लेके। तो अब जो प्रधानमंत्री को मतलब लगा, इससे पहले भी तो हम लोगों का कुंभ का मेला लगा है, लोग नहाने गया है, लेकिन जितना इस बार उसका व्यापक प्रचार किया गया है पहले कभी हुआ है? आप लोग भी इतने बड़े हो गए भारत। हाँ, लेकिन इतना जनसंख्या थोड़ी बढ़ गया कि सब कुंभ में नहा लेगा। अच्छा, आस्था में क्या है कि उधर इलाहाबाद में रहने वाले लोग का दुकान बंद हो गया। हम लोग इधर से जा जाके पैदल 18-18 किलोमीटर पैदल चला है नहाने के नाम पे। ये कौन सी आस्था है? मतलब ठीक है कि लोग आस्था के नाम पे पहाड़ पे चलता है, ठंडा में जाता है, गर्मी सहता है, अलग मुद्दा है। ये नहीं, बिजनेस नहीं है या व्यक्तिगत विचार भी नहीं है। अब मान लीजिए अपने जो है जो भी सेंस रहा हो, लेकिन जितना प्रमोशन इस बार सोशल मीडिया पे मिला था कुंभ को, इससे पहले कभी नहीं मिला है। नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप एक हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए हैं और आप किसी भी चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप ये भी सोच लें कि लोग उस प्रमोशन को ध्यान में रखेगा और मेरी बात को सुनेगा। ट्रेन में सुविधाएं बंद थी, आप देख लीजिए कोई भी ट्रेन के अंदर बता दीजिए जिसमें जाने के लिए आपको मतलब कितने मुश्किल हालात से लोग गुजर के, जो लोग उनको तो पता नहीं है, जो 2 महीना पहले कुंभ से पहले, जो लोग 2 महीना पहले तो नहीं आइडिया था कि कुंभ जैसा क्या होने वाला है, लोग टिकट ले लिया था कि हम तो घूमने जा रहे हैं दिल्ली, उस बेस पे दिल्ली ले लिया। पता चला कि जिसका सीट है वो बाहर है, जिसका सीट नहीं है वो डब्बा का खिड़की तोड़ के अंदर घुस रहा है। सरकार का मतलब कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं था। टीटी क्या करेगा, उसको जान देनी है, वो पैदल चल ही नहीं पा रहा, ट्रेन के अंदर टिकट क्या चेक करेगा? है कहीं कोई चेकिंग नहीं थी। अब आप देखिए ट्रेन तो खत्म ही हो गया, ये पर्सनल गाड़ी बुक करा करा के पूरा हाईवे जाम करा के 10 घंटे के रास्ता को 10 दिन में कंप्लीट करा किया। 10 दिन तो नहीं, 2-2.5 दिन लगा है। ये क्या मतलब है? पिछला भी 12 साल पहले 144 साल लगाए थे। सॉरी भाई। तो मोदी जी बहुत अच्छे काम करे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि अरे ठीक है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। उनकी एक भी बात बताइए, उन्होंने कहा कि हम जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने, उनकी एक एक छोटी छोटी बात को गौर करेंगे ना तो आपको हर चीज में आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा। 2014 में उन्होंने कहा कि एलपीजी जो है हमारी ग्रामीण महिलाएं खाना बनाते समय धुएं का शिकार हो जाती हैं, तो मुझे एलपीजी सुविधा देनी चाहिए। 10 करोड़ फ्री एलपीजी बांट दिया। एलपीजी बांट के क्या किया? फिर वापस तो उसको गैस भरानी है, महीने का 1200 रुपया देना है। वही दिक्कत है ना, वही दिक्कत है। 1000 दाम हो गया गैस का, ठीक है, लेकिन 10 साल में बढ़ना चाहिए। जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, सब कुछ सही है आपका, लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है। नहीं तो आप ये सर्च कर लीजिए गूगल पे कि हमारी जो बेरोजगारी है और जो हमारी गरीबी है कितनी बड़ी है। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी लोग सेट किया इस बार कि पहले हम लोगों का इनकम टैक्स के में 6 लाख 7 लाख रुपये था, अभी 12 लाख कर दिया। मेरे जैसा आदमी क्रेडिट कार्ड लेना है मेरे को, तो हमको 8 लाख शो करना है कि भैया हम 8 लाख रुपए कमाते हैं। इस चक्कर में कमा रहे 3 लाख रुपया। आप देखिए कि कितनी सूक्ष्म तरीके से उन लोगों ने प्लानिंग की है।
तो अच्छा, सरकार की प्रॉब्लम हाँ लेकिन कंपेरिजन कीजिएगा तो यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा देखिए, कंपेरिजन तो नो डाउट, अब तो देशभक्त आदमी मोदी ही ठहरे ना। है। सर लोकतंत्र का यही परिभाषा है सर, जो भी बने उसके पीछे कोई मतलब संभालने वाला ना हो, अपना ना हो। नहीं मतलब देखिए, कुछ चीजें तो सही है, कुछ चीजें तो सही है, जैसे सेना को खत्म हो गया, मतलब पहले हम लोगों का अग्निवीर, तो ये पता नहीं, इसका तो इंटरनल वाले लोग ही जानेंगे। 26 में फरवरी में हो रहा है, इफेक्ट समझ में आएगा, लेकिन ये इफेक्ट इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये लगेगा 7-8 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। दे रहा है, लेकिन जो बच्चों के अंदर अभी लगेगा, समय लगेगा। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिएगा डिफेंस में जो जाना चाहते थे, अब कौन उसमें जाना नहीं चाहता है। सब कुछ सही है, लेकिन पहले इमोशन जुड़ा था, अभी इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। पहले लोग जितना एनर्जी के साथ में लगता था, अभी उतना एनर्जी के साथ नहीं लगता है। गवर्नमेंट कैसे चेंज हो जाएगा भाई साहब? वही तो, इसी को तो मोह भक्ति बोलते हैं। इसीलिए आते हैं लोग थोड़ा वापस फिर। पता चला कि सारा वीडियो, मतलब मेरा सब वीडियो ही बैन कर दिया, बताओ इसको। तो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि जैसे उस समय आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को सपोर्ट कर रहे थे। उसी में आता है अपने मौर्य वंश के ऊपर भी। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जैन धर्म के संत बंधुओं के बीच संबंध होने की बात हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किस जैन संत के साथ में चंद्रगुप्त का संबंध था, तो भद्रबाहु के साथ में था। मौर्य सम्राट ने संलेखना और अन्न जल त्याग कर मृत्यु को वरण करने का संस्कार, ये हम लोगों का संलेखना विधि पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब कौन से विधि से अपना जीवन को खत्म कर लिए, तो संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या है? तो खाना पीना छोड़ के समाधि में बैठ जाना, और वैसे भी हम लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा, संलेखना विधि से है। फिर हम लोगों का ये भी आता है कि रुद्र दामन की जूनागढ़ अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात में सौराष्ट्र भी चंद्रगुप्त के अधीन था। विशाल मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माण करता चंद्रगुप्त ही था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य का वास्तविक निर्माण करता कौन था, और ये भी क्वेश्चन है कि शक्तिशाली कौन था। तो ये शक्तिशाली रहे, महान टाइप का नाम पूछेगा तो अशोक का है ना। फिर हम लोगों का ये है कि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार का अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे। यही बात यहाँ पे मिला हुआ है कि जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र शीर्षसेन नामक पुत्र के लिए गद्दी छोड़ी। तो बिंदुसार का क्या नाम हो गया? शीर्षसेन भी हो गया। जबकि महाभाष्य में चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी अमित्रघात के रूप में बताया गया है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कि हम लोगों का जो चंद्रगुप्त का पुत्र है उसका नाम क्या क्या है? तो एक तो बिंदुसार, एक तो बिंदुसार हो गया। बिंदुसार का अगला नाम क्या है? तो शीर्षसेन हम लोग बोल सकते हैं। शीर्षसेन के अलावा क्या नाम है उनका? अमित्रघात। फिर हम लोगों का एक और नाम आता है जो यूनानी परंपरा में है। तो यहाँ पे यूनानी सोर्स में उसका नाम क्या है हम लोगों का? अमिट्रोकेटिस या एलिट्रोकेटिस आता है। दिव्यावदान में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था जिसको अशोक के द्वारा दबा दिया गया था। तो ये भी हम लोगों का, और ये घटना कब हुई है? बिंदुसार के शासनकाल में। तो एक व्यक्ति का हम लोगों का 3-4 नाम अलग अलग मिलता है। बिंदुसार का क्या क्या नाम हो गया? शीर्षसेन, अमित्रघात, अमिट्रोकेटिस और एलिट्रोकेटिस, ऐसे करके अलग अलग दिया हुआ है। फिर ये हम लोगों का स्ट्रैबो में लिखा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डेमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कई बार पूछा हुआ है। हेलो,
बाहर निकलिए भाई साहब। जहाँ बैठो वहाँ बाहर वो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, हम लोग अपना काम क्यों खराब करें? उनको परमिट है। स्ट्रैबो ने लिखा है कि सीरिया के शासक एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? डेमेकस को भेजा था। बिंदुसार का क्या क्या नाम है? अमिट्रोकेटिस, एलिट्रोकेटिस। बिंदुसार के दरबार में एंटीयोकस ने किसको भेजा था? हैं? श्योर। फिर ये भी हम लोगों का कि मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फील्ड ने बिंदुसार के दरबार में डायोनिसियस को भेजा था। किसको भेजा था? अब ये जो नाम है ना, ये यूनानी नाम है, इसलिए हम लोगों के नाम से मिलता जुलता नहीं है, तो ये नाम थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो सकता है। ये सब तो सेकेंडों में याद हो जाता है, लेकिन ये सब नाम हम लोगों के लिए मुश्किल है। मैं देखता हूँ यहाँ से सेव करने का ऑप्शन है, तो जो जो टिक आउट रहेगा उसको आगे से हम लोग हाईलाइट करके लिख लेंगे। फिर ये भी आता है कि बिंदुसार की 273 ईस्वी में मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। 2 बौद्ध धर्म का किताब है, एक है दिव्यवदन, तो इसके अनुसार बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीन, हालांकि सुसेन भी है, सुसीन के सिस्टम को गद्दी पे बैठाना चाहता था। नहीं, उसी का नाम है, कुछ किताबों में सुसेन बोलते हैं, सुसीन भी बोलते हैं। सुसीन को गद्दी पे बैठाना चाहता था, लेकिन उसका मंत्री परिषद अशोक के पक्ष में था। ये थोड़ा सा राइटिंग एरर है, अशोक के पक्ष में प्रयास कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है? कहानी ऐसी भी है कि चाणक्य के शिष्य थे और राधा गुप्त थे, और वो लोग चाहता था कि हम ही लोगों का फेवर वाला लोग वहां पे शासन करे, तो राधा गुप्त ने अशोक को काफी प्रमोट किया या उनको बताया इस तरह से। हाँ, राधा गुप्त है, राधा लिख दिया, राधा गुप्त। फिर इसमें हम लोगों को आता है कि दीपवंश और महावंश में दोनों में अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों को वध करने का उल्लेख किया गया है। केवल ये बौद्ध धर्म में ही उल्लेख किया गया, और कोई ब्राह्मण ग्रंथ या अलग साहित्य में नहीं लिखा गया है। केवल 30 उसका अपना पर्सनल भाई था, 30 को छोड़कर सभी लोगों को मार दिया। अशोक पहले उन्होंने डर का बनाया था विश्वास, उसके बाद फिर बोला कि धर्म का अपना लो। बौद्ध साहित्य में अशोक का जो शासन काल है 268 से 232 के बीच में बहुत कुछ कहा गया है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। बौद्ध धर्म के निकटता के कारण अशोक को एक आदर्श सम्राट, महान शासक के रूप में चित्रित किया गया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे थे। फिर अलग अलग छोटी छोटी कहानियां हैं इसी में कि मतलब अशोक की माता का क्या नाम था, पत्नी का नाम क्या था, भाई का नाम क्या था, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो उसी में लिखा हुआ है कि अशोकावदन कहता है कि अशोक की माता एक रानी थी जिसका नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की बेटी थी। महल में चल रहे षड्यंत्र के अंतर्गत उनका मतलब निष्कासन हो गया। निष्कासन खत्म होने के बाद जब वो फिर महल में आई तो उनको एक पुत्र का मतलब पुत्र हुआ, और ऐसी सुखद घटना को देखने के बाद उन्होंने सहज ही कह दिया कि अब मुझे कोई शोक नहीं है, तो उन्हीं का नाम पड़ गया अशोक। मतलब शोक नहीं है तो बोल दिया अशोक, ठीक है। फिर वही हम लोगों का दिव्यवदन में लगभग यही कहानी है, किंतु उसमें एक संस्करण में रानी का जो नाम है वह जनपद कल्याणी रखा गया है। फिर अलग अलग ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि अशोक की माता का नाम धर्मा भी था। फिर हम लोगों का ये भी है बिंदुसार के शासन काल में वो कहाँ के गवर्नर थे, तो उज्जैनी के गवर्नर थे। उससे पहले तक्षशिला के अंदर भी वो गए थे, जहाँ पे उनका एक प्रेम प्रसंग भी आता है। दीपवंश और महावंश में अशोक के देवी नाम की स्त्री से वही प्रेम प्रसंग है, जो वह विदिशा के शासक की वैश्य की बेटी थी। ऐसे छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने इतिहास में कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसे नॉलेज के लिए कि उनकी माता का नाम क्या था या पुत्र का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, गवर्नर कहाँ के थे, गवर्नर वाले में तो क्वेश्चन है हम लोगों का। फिर हम लोगों का ये आता है कि बैक्टीरिया के यूनानी शासकों का एक आक्रमण को झेलना पड़ा था उनके पूर्व आने वाले लोगों को,
और मौर्य साम्राज्य कहाँ पे खत्म होता है? तो बृहदत्त वंश पे खत्म हो जाता है, जिसकी हत्या उसके एक सेनापति किसने की थी? पुष्पेंद्र शुंग ने। और एक ब्राह्मण था ना, और उसने किसकी रचना कर दी? अपने शुंग वंश का स्थापना कर दिया। कब खत्म हुआ? 187। ठीक है, तो अशोक के लगभग 45 साल बाद ये खत्म हो गया साम्राज्य। फिर हम लोगों का ये छोटा छोटा ये ऐसे ही दिया हुआ है कि मेगासनी, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके तो आगे बात भी करेंगे हम लोग। तो ये बस इसमें देखना था, इसमें बहुत कुछ याद करने जैसा नहीं है। पहला तो ये है कि अलग अलग जगहों पे इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं है हम लोगों का। यहाँ से थोड़ा सा है कि चंद बिंदुसार का क्या क्या नाम था, ये वाला देख लेना है। बिंदुसार कब किए, और जैन परंपरा में कौन से संत से उनका मिला हुआ है, कहाँ पे जाके हम जल त्यागे थे, कौन सी विधि है। छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन जब इसके प्रशासन के ऊपर हम लोग आएंगे, वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन है। और दूसरा, बौद्ध धर्म और अशोक का जो रिलेशन है, उसके ऊपर हम लोगों के एग्जाम में काफी क्वेश्चन है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग छुट्टी के बाद मिलकर पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।